बेसिकली हमारा मुद्दा है वो कितने पार्ट बताए मैंने टोटल 22 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 4 आज पढ़ेंगे हम। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4A पढ़ने का प्रयास करेंगे। बेसिकली क्या है ये डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में क्या कहेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो पार्ट नंबर 4 है ये आर्टिकल नंबर 36 टू 50 तक है। डीपीएसपी के संबंध में हम बेसिकली आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड हैं। ऐसे ही कुछ प्रोविजन आयरलैंड के संविधान में भी हैं। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड है हम। आयरलैंड के संविधान में भी हमारे संविधान से पहले ऐसा कुछ प्रावधान कहाँ देखने को मिलते हैं? आयरलैंड के संविधान में देखने को मिलते हैं। तो हमने जो ये प्रोविजन रखे इनके संबंध में कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? हम आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड हुए। हाँ 51 तक है, सॉरी, गुड। आर्टिकल 51 कहाँ से इंस्पायर्ड हुए? हम आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड हुए। आर्टिकल 36 टू 51 है, पहले तो यही पता हो। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इस पार्ट के संबंध में कुछ विद्वानों ने कहे हैं, उनको आपको याद रखना है। बाकी आर्टिकल्स और कुछ नहीं आता। आसान ही पार्ट है, बहुत आसान। आर्टिकल थोड़े ज्यादा हैं लेकिन आपको आर्टिकल ही याद रखने हैं। और भैया या तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएगा, कुछ स्टेटमेंट्स बोले हैं कुछ विद्वानों ने, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा कहाँ से? अमेंडमेंट से, या फिर क्वेश्चन आएगा आपको आर्टिकल, डायरेक्ट आर्टिकल। अब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछने लगे हैं। ऐसा नहीं, पहले क्या था, मार्जिनल नोट्स ही पूछते थे आर्टिकल का भी। जैसे अभी आप जो बच्चा उत्तराखंड का पेपर देके आया है तो उसमें जीएस में आता है 50 नंबर की जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे एक सवाल पूछा मुझ पे, सीरीज सी थी, पहला ही क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, छोड़ना पड़ा शुरुआत में। संविधान का मुझसे संविधान क्वेश्चन गलत होते नहीं है, बाद में हालांकि ठीक हुआ, लेकिन डाउट आ गया दिमाग में कि हाँ ये नहीं, ये बताऊंगा कौन सा था अभी। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अमेंडमेंट ही है इस चैप्टर के। ये जो ये पार्ट है, इस पार्ट के जो अमेंडमेंट हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहले आपको यही पता हो कि अब तक इस पार्ट में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 5 ही अमेंडमेंट हुए हैं। इस पार्ट में अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 5 अमेंडमेंट हुए हैं। पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। आप पूरे संविधान में मत देखो, पार्ट, इसी पार्ट में देखो। जब भी आप पे डीपीएसपी से कोई अमेंडमेंट आपके सामने आए तो ये 5 ही अमेंडमेंट आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल ये पता है आपको, पार्ट नंबर 4 है, आर्टिकल 36 टू 51 है, और कितने अमेंडमेंट हुए अभी तक? 5 ही हुए हैं। और कौन कौन से अमेंडमेंट है वो? नंबर एक, एक तो 7th अमेंडमेंट, उसके बाद नंबर 2 42nd अमेंडमेंट, उसके बाद नंबर 3 44th अमेंडमेंट, उसके बाद नंबर 4 86th अमेंडमेंट, और नंबर 5 97th अमेंडमेंट। जब भी आपको पार्ट 4 से, इसका मतलब डीपीएसपी से कोई अमेंडमेंट आए आपके सामने, तो फिर आपका दिमाग इन ही 5 अमेंडमेंट पे आकर टिकना चाहिए। बहुत सारे कितने अमेंडमेंट हुए अभी तक टोटल?
कितने अमेंडमेंट? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। तो जैसे ही आप पार्ट नंबर 4 का कोई अमेंडमेंट आपके सामने आया, तो इसका मतलब अगर ये आपको पता है कि 5 ही अमेंडमेंट हुए कौन कौन से, तो फिर आपने 101 अमेंडमेंट तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दे दिमाग से। फिर आपको दिमाग कहाँ लगाना है? इन 5 में लगाना है, और तो कोई सा है ही नहीं, इन 5 में से ही है कोई, क्योंकि इन 5 से अलग कोई अमेंडमेंट इस पार्ट में अभी तक हुआ ही नहीं। कब कब के हैं ये तो भैया कब का है? ये 1976 का है। ये कब का है? 1978 का है। और ये कब का है? 2002 का है। और ये कब का है? 2011 का है। और ये 40, इसको देखो जरा एक बार साक्षी, 1956 का है अमेंडमेंट। ये नंबर कौन कौन से हैं? पार्ट नंबर 4 में अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए? टोटल 5 ही अमेंडमेंट हुए हैं। और भैया ये आपके सामने है, ईयर भी आपके सामने है, कब हुए। देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मैंने कहा ना इस पार्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ही हैं, इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है ताकि गलत ना हो। देखो टीचर का बेरेक्ट आपके सामने है, बुक आपके सामने है। मैं तो ये कहता हूँ टीचर के दो ही लाभ होते हैं ज्यादा। पहला, याद करने का तरीका सीख लो आप, अनुभव से पढ़ाता है आदमी, और एक बुक से पढ़ कर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, हो सका 4-5 बुक पढ़ी हो, कमेंट्री अच्छी कमेंट्री, और अच्छी कमेंट्री पढ़ोगे आप तो उसमें याद इतनी आसानी से चीजें हो जाती हैं बहुत ज्यादा। पहला तो याद करने का तरीका, और दूसरी ये बात क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये सीख लो आप, और थोड़ी कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। तीसरी ये बात हो सकती है। तो इस तरीके से आप याद रखो भैया। और ये जो पहला अमेंडमेंट है 7th, ये कौन से आर्टिकल में हुआ है? ये तो 49 में हुआ है, देखते रहो साथ साथ। कौन से आर्टिकल में हुआ है? 49 आर्टिकल में हुआ है, 49 में आर्टिकल में हुआ है। और भैया इसके द्वारा कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट हुए हैं? एक तो भैया 39F, 39F, 39 कैपिटल ए, 43 कैपिटल ए, और 48 कैपिटल ए। 42nd अमेंडमेंट इस मगर संविधान का भी सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, और इस पार्ट का भी सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट हुए हैं? ये इंसर्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? अंत्य स्थापित हुए हैं, जोड़े गए, इसका मतलब नए जोड़े गए, अंत्य स्थापित हैं, ये इंसर्ट किए गए, ठीक है। उसके बाद ये तो भैया आर्टिकल नंबर 38 में अमेंडमेंट हुआ है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, ये क्या किया गया है? सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसके बाद ये इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 45 में अमेंडमेंट हुआ है, और इसके द्वारा भैया एक नया आर्टिकल आया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 43B कैपिटल बी, ये है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिमाग में रखने हैं कि ये अमेंडमेंट है 5, और कौन कौन से आर्टिकल में किस किस अमेंडमेंट के माध्यम से अमेंडमेंट हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये नए वाले हैं सारे के सारे, ये और ये। लेकिन अब थोड़ा डीप पूछ रहा है, तो हो सकता है कि कौन सा, ये पूछ लेगा कि ये क्या हुआ है? प्रतिस्थापित हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है आर्टिकल 45, कौन से अमेंडमेंट से हुआ है? 86 अमेंडमेंट से हुआ है। अगर थोड़ा डीप पूछेगा तो फिर गलत नहीं करोगे, आप कर दोगे, ठीक है। ये आर्टिकल है, और मैंने कहा कि आर्टिकल भी वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पार्ट में वही आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो नए इंसर्ट हुए हैं, नए एकदम, जिनकी नई आइडेंटिटी है अपनी। ये 39A कितना पूछा जाता है आपने देखा होगा लगातार, ठीक। तो पहले वही आर्टिकल पढ़ने चाहिए आपको जो नए इंसर्ट हुए हैं। जब आपने अमेंडमेंट पढ़ लिया तो फिर आर्टिकल भी वही पढ़ो जो नए इंसर्ट हुए हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिए सबने? उसके बाद कुछ बातें लिखो जरा। नंबर 1, इनकी नेचर, डीपीएसपी की नेचर कैसी है? नेचर कैसी है? एक तो पॉजिटिव है, कैसी है?
सकारात्मक है। क्यों है सकारात्मक? ठीक है। एक भैया दूसरी बात क्या है, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ये क्या है? अपरिवर्तनीय है। इनका परिवर्तन नहीं करा सकते आप, इनको एनफोर्स नहीं करा सकते आप कोर्ट में जाकर के। दूसरी बात, ये वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं। किसकी? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक हैं। और साथ में भैया ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना में भी सहायक हैं ये। सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं। साथ में ये सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना भी करते हैं। किसकी? नंबर 3, सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं। मैंने कहा इनकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव है। और ये क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कोर्ट इनको, कोर्ट में जाकर के इनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। क्यों है इनकी नेचर सकारात्मक? क्यों है? क्योंकि भैया ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्टिव है ना, ये डायरेक्शंस हैं। और डायरेक्शंस किसको हैं? ये स्टेट को है। और क्या करने के लिए? क्या करने के लिए डायरेक्शंस हैं? ये कुछ कार्य करने के लिए डायरेक्शंस हैं। कार्य कौन से हैं? सारे आर्टिकल कार्य वाले तो हैं। 37 से आगे आगे जितने पढ़ोगे आप, 38 से और 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, सब कार्य करने के लिए निर्देश तो हैं। तो कुछ कार्य करने से स्टेट को ये रोक नहीं रही है, ये तो डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये कार्य करो। अब फंडामेंटल राइट की नेचर कैसी होती है? नेगेटिव। क्यों होती है? रोकते हैं कार्य करने से, स्टेट को रोकते हैं। क्यों रोक, क्या कौन कौन से कार्य है? ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता हो, स्टेट को कहता है वो। इसलिए नेचर क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि स्टेट को कार्य करने से रोक रहे हैं वो। कैसे कार्य है? ऐसा कोई भी कार्य स्टेट नहीं करेगा जिससे किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता हो। तो क्या हो गई नेचर? नेगेटिव हो गई। ये क्या कह रहे हैं? तो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये कार्य करो भाई स्टेट को। और डायरेक्शन किसको है? ये स्टेट को है। क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए। ये कार्य कहाँ पर है? ये तो 38 से 51 तक कार्य कर रही हैं। कोई भी कार्य करो आप, नो डाउट। और भैया ये तो अपरिवर्तनीय है, अबाध योग्य है, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। लेकिन अपरिवर्तनीय तो हैं, कोर्ट में जाकर के तो एनफोर्स नहीं करा सकते आप इनको, कोर्ट में जाकर के तो एनफोर्स नहीं करा सकते। लेकिन क्या है? ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ कंट्री, देश के शासन में मूलभूत हैं ये। एनफोर्सेबल तो नहीं है ये, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन क्या है ये? फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ कंट्री, देश के शासन में मूलभूत हैं। और भैया साथ में ये भी है, मूलभूत तो है ही है, स्टेट की ये ड्यूटी भी है। क्या है? स्टेट की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि जब कोई भी पॉलिसी बनाएगा स्टेट, पॉलिसी बनाएगा, कोई भी पॉलिसी बनाएगा स्टेट, तो भैया इनको लागू करना या इनका एग्जीक्यूशन करना उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टेट का कर्तव्य होगा। साथ में 3 बातें याद रखनी है। देखो जब आर्टिकल आप 37 पढ़ोगे, ये वाली बात कहाँ पे कही गई है कि ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये आर्टिकल 37 में कही गई है। पहले तो ये तो सबको पता है कि ये अबाध योग्य है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 37 में कहा गया है। और आर्टिकल 37 में एकमात्र बात नहीं है,
आर्टिकल 37 में कम से कम 3 बातें हैं, अगर तोड़ करके पढ़ो आप। कौन कौन सी? नंबर 1, ये क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। पहली बात, ये अपरिवर्तनीय है, डीपीएसपी। दूसरी बात, ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री है, देश के शासन में मूलभूत हैं। और भैया पॉलिसी बनाते समय इनका एग्जीक्यूशन करना, नंबर 3 बात क्या है? पॉलिसी बनाते समय इनका एग्जीक्यूशन करना स्टेट की ड्यूटी है। ये क्या है? नंबर 3 बात है। तो ये तीनों बात आपको याद रखनी है एक साथ, एक बात नहीं बच्चे की, एक ही बात याद होती है, ये वाली 37 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, ड्यूटी भी है, हाँ ड्यूटी है स्टेट की, जब कोई पॉलिसी बनाएगा तो इनको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन है, इनके दायरे में काम करो। पहले तो इनको ही पूरा कर लो आप, इतने सारे डायरेक्शंस हैं, पहले तो इन डायरेक्शंस को ही पे ही काम कर लो। अगर इन डायरेक्शंस पे आपने काम कर लिया है फिर उससे बाहर जाओ आप, बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है ये। 37 में लिखा हुआ है, देखो जरा आर्टिकल 37 खोलो, आओ जरा 37 पे। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ता हूं मैं जरा। दी प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, करो अंडरलाइन, shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, करो underline, fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। उसके बाद अब आर्टिकल नंबर 36 पे आओ आप, आर्टिकल नंबर 36 क्या है इसमें? इसमें स्टेट शब्द को बेसिकली डिफाइन किया हुआ है, और बेसिकली डिफाइन क्या हुआ नहीं है, ये तो क्या है, ये तो एक डेक्लरेटरी आर्टिकल है। क्या है ये? डेक्लरेटरी आर्टिकल है। डेक्लरेटरी आर्टिकल क्यों है ये? क्योंकि डेक्लेरेशन करता है, किस बात की डेक्लेरेशन करता है? कि भैया ये जो स्टेट शब्द है जिसको कहाँ डिफाइन किया हुआ है? आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ है। तो जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है, ये जो 12 में किसकी डेफिनेशन है? स्टेट की डेफिनेशन है। ये पार्ट नंबर 4 के संबंध में भी अप्लाई होती है, इसलिए क्या है ये? डेक्लेरेटरी आर्टिकल है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या क्या जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, क्या वो पार्ट 3 के संबंध में अप्लाई होती है या दोनों पार्ट के संबंध में अप्लाई होती है? तो दोनों पार्ट के संबंध में अप्लाई होती है। जो कहाँ दी हुई है डेफिनेशन? आर्टिकल 12 में, जो पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट आर्टिकल है ये। पार्ट नंबर 3 का फर्स्ट आर्टिकल कौन सा है? 12 है, जिसमें किसको डिफाइन किया हुआ है? स्टेट को डिफाइन किया हुआ है। और भैया जो 12 में जो स्टेट शब्द को डिफाइन किया हुआ है, ये जो स्टेट शब्द की डेफिनेशन है, ये पार्ट 4 के संबंध में भी एज इट इज लागू होती है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि ये आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन है किसकी? स्टेट की, ये पार्ट 3 के संबंध में अप्लाई होती है, ये दोनों के संबंध में अप्लाई होती है, पार्ट 3 और 4 के संबंध में, दोनों के संबंध में अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 37 पढ़ लिया आपने, आर्टिकल नंबर 37 आपने पढ़ा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। कितनी बातें हैं इसमें? 3 बातें हैं। नंबर 1, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नंबर 2, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। और नंबर 3, लॉ बनाते समय इनको एग्जीक्यूट करना स्टेट की ड्यूटी होगी, लॉ बना करके। 3 बातें। और भैया आर्टिकल नंबर, अब मैंने कहा कि पहले जो नए आर्टिकल इंसर्ट हुए हैं, जो नए आर्टिकल इंसर्ट हुए हैं उनको ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पढ़ने भी वही चाहिए यार, अगर आपको बहुत ही अच्छे कंप्यूटर हो आप, अच्छे कंप्यूटर की पहचान होती है, पहले वही चीजें पढ़ता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो पेपर का एनालिसिस ही करता है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से नहीं बन रहे। आपको यही नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। आपको पता है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले अमेंडमेंट ही पढ़ लो ना आप बहुत ठीक से, पूरे पार्ट के। उसके बाद नए आर्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो नए आर्टिकल ही पढ़ो। कौन सा आर्टिकल है पहला? 39A, कैपिटल ए। क्या है इसमें? इक्वल जस्टिस एंड
फ्री लीगल एड, दो बातें हैं, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। कौन सा अमेंडमेंट्स आया ये? 42, ये तो मैंने लिखवा ही दिया आपको। राज्य प्रयास करेगा, राज्य ये क्या करेगा, प्रयास करेगा कि भैया जो सभी को, जो हमारा लीगल सिस्टम है, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है, स्टेट ये प्रयास करेगा कि हमारा जो लीगल सिस्टम है क्या है, जो विधिक तंत्र है हमारा, जो लीगल सिस्टम है, राज्य ये प्रयास करेगा कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इस प्रकार से काम करे, सभी को कैसा न्याय प्राप्त हो, इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस। स्टेट ये प्रयास करेगा कि भैया हमारा जो विधिक तंत्र है, लीगल सिस्टम है, वो इस प्रकार काम करे जो सभी को कैसा न्याय प्राप्त हो, विधिक सिस्टम, लीगल सिस्टम से इक्वल जस्टिस, ये प्रयास करेगा। और भैया इस इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने में अगर किसी को लीगल एड भी देना पड़ा ना, फ्री लीगल एड, तो दो आप। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराने में अगर किसी व्यक्ति को फ्री लीगल एड भी देनी पड़ रही है तो देगा स्टेट फिर। और फ्री लीगल एड से संबंधित प्रोविजन सीआरपीसी आपने पढ़ी है, सीपीसी आपने पढ़ी है, क्यूएंक सीपीसी, क्या कहीं सीपीसी में फ्री लीगल एड से संबंधित प्रोविजन है? क्या सीआरपीसी में कहीं फ्री लीगल एड से संबंधित प्रोविजन है? क्योंकि सीआरपीसी तो पढ़नी नहीं, हमको क्या पढ़ना है अब, बीएनएसएस। तो देख लेना सीआरपीसी का सेक्शन नंबर कौन सा है, 304। और भैया सीपीसी का ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर 33 और इसका रूल नंबर 18। यहाँ पे फ्री लीगल एड संबंधित प्रावधान है, ये फ्री लीगल एड का। और भैया केस का नाम लिख लो, यहीं पे ही लिखो, आर्टिकल 39A पे लिखो। ये बेयर एक्ट पे लिख लेते हैं बच्चे, तो जो मतलब कुछ बच्चे तो बहुत संभाल कर रखते हैं बेयर एक्ट को, है नहीं, खराब नहीं करते, वो अच्छी बात है वो भी, लेकिन मैं तो बेयर एक्ट पे लिखता हूँ क्योंकि मुझे बेयर एक्ट बार बार रिवाइज करना होता है तो चीजें एक जगह कलेक्शन मिल जाता है। ये क्या है, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 304, सीपीसी ऑर्डर नंबर 33, रूल नंबर 18, फ्री लीगल एड वाला है। अरे केस का नाम लिखो आप, एमएस हॉस्कोट, एमएस हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। एमएस हॉस्कोट, एमएस हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। ये भी फ्री लीगल एड से संबंधित प्रावधान है सारे के सारे, ये वाले सेक्शन, ये वाला ऑर्डर और रूल, और ये वाला केस, और ये वाला आर्टिकल, और आर्टिकल के साथ अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है, 42। अगर फ्री लीगल एड पे कभी मेंस में भी कमेंट आए लिखने के लिए तो लिख दो सारे के सारे पॉइंट में बना करके, एमएस हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट। एमएस हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट, फ्री लीगल एड संबंधित है ये केस। अब दूसरा आर्टिकल कौन सा है हमारा, नया वाला 43A और 43B। ये कौन सा है, ये तो भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है। कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे ही याद रख लो बस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति वाला आर्टिकल है ये। और अमेंडमेंट कौन सा है ये, 97 है, ये तो 97 अमेंडमेंट से आया। कब का है ये अमेंडमेंट, 2011 का है। और भैया इस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में 2 जगह अमेंडमेंट हुआ है। कहां पर, 2 जगह। अगर आपसे सहकारी समिति वाला कहीं भी अमेंडमेंट पूछा जाए, कहीं भी, तो भैया मतलब सहकारी समिति वाला अमेंडमेंट पूछे तो आंख मीच के यही लगाना है आपको, सहकारी समिति संबंधित कोई दूसरा अमेंडमेंट है नहीं, यही है। और कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, 2 जगह और अमेंडमेंट हुआ है। एक तो ये वाला आर्टिकल ही हो गया पहला, दूसरा भैया एक आपको आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 19 पढ़ा नहीं पढ़ा, आर्टिकल 19(1) का सी में आपको मिलेगा, जहाँ पे संघ बनाने की स्वतंत्रता है ना, वहाँ पे सहकारी समिति बनाने का भी क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट है। लेकिन कब के बाद, 2011 के बाद।
और साथ में भैया इसके द्वारा पार्ट नंबर 9 भी नया इंसर्ट हुआ। किस अमेंडमेंट के माध्यम से? 97th अमेंडमेंट के माध्यम से। तो 97th बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एक साथ याद रख लो आप कि 97th जो अमेंडमेंट है 57वां संशोधन है 2011 का है, और 3 जगह अमेंडमेंट हुआ है इसके द्वारा। एक तो आर्टिकल नंबर 19(1)(c), उसके बाद 43(b), और भैया कौन सा? पार्ट नंबर 9(b). और मैंने कहा कि जहां भी सहकारी समिति शब्द आ जाए और अमेंडमेंट पूछा हो तो फिर आंख में इसके लगा दो, कौन सा? 57वां 2011 का है, ठीक है। और बाकी आपने ये भी देख लिए साथ के साथ, कोई दिक्कत कोई है? उसके बाद भैया ये है, ये कौन सा है? ये तो 42nd अमेंडमेंट से आया, लिखवा दिया मैंने आपको। और ये क्या है कि भैया जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके? किसके? जहां पर काम करते हैं। देखो ये रहो, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इतना याद रखो, जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होगा उसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि डिसीजंस फेयर हो, ताकि डिसीजंस क्या हो? फेयर हो। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है? ये तो भैया 48A है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। ये तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला है, एक शब्द में याद रख लो आप, ये क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला है। और जब भी आप इसको पढ़ो, आर्टिकल नंबर 48A को आप पढ़ो, तो इसके साथ आप 51A जी और पढ़ लो, साथ साथ ही पढ़ने हैं आपको दोनों। ये भी पर्यावरण वाला ही प्रोविजन है। देखो एक बार, यार मैं ठीक भी कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पूछे आता लगातार, पूछे आता लगातार, तो ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब आर्टिकल नंबर 38 पे। आओ जरा, थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ते हैं। ऐसा आर्टिकल नंबर 45 पे आओ। ये क्या है? शिक्षा संबंधित है। किससे? शिक्षा, एजुकेशन संबंधित है। और भैया इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, कौन सा? 86 अमेंडमेंट। आर्टिकल नंबर 45 क्या है? शिक्षा संबंधित है। और भैया कौन से बच्चे आते हैं इसमें? 0 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं ना, वो आते हैं। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करने का प्रयास करेगा कौन? स्टेट प्रयास करेगा, ड्यूटी है, एनफोर्स नहीं करा सकते, लेकिन आप प्रयास करेगा। किस कहाँ कौन से बच्चे हैं इसमें? 0 से 6 तक के बच्चे हैं। और भैया मैंने कहा कौन सा अमेंडमेंट हुआ इसमें? 86 अमेंडमेंट हुआ। 86 अमेंडमेंट से पहले ये क्या था? यहाँ पे 6 से 14 था। ये 0 से 6 हुआ है, अब ये 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए प्रयास करेगा कौन? शिक्षा का। कौन करेगा? स्टेट। इस अमेंडमेंट से पहले क्या था यहाँ? 6 से 14। अब ये क्या हो गया है? 0 से 6। तो भैया 6 से 14 कहीं ना कहीं अलग प्रावधान होगा। कहाँ पे कर दिया है अब? 21A में। जब ये फंडामेंटल राइट बन गया 6 से 14 वाला, तो भैया अब इसकी क्या जरूरत है? तो 0 से 6 तो यहाँ पे है, और 6 से 14 यहाँ पर है, ठीक है। एक ही अमेंडमेंट है दोनों का। इस आर्टिकल का भी यही अमेंडमेंट है, इसका भी, दोनों एक साथ ही हुए ये। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रतिस्थापित किया गया आर्टिकल, और ये क्या किया गया? इंसर्ट। आर्टिकल 45 क्या किया गया? सब्स्टिट्यूटेड, और ये इंसर्टेड। अंतर इतना है, को डाउट? अब यहीं पे लिखो आप, आर्टिकल 45 पे लिखो, और आर्टिकल 45 पे कुछ बातें। आर्टिकल नंबर 21A, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11, फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11। और आर्टिकल नंबर 45 तो है ही है, आर्टिकल नंबर 45 तो है ही है। 45 पे लिखना है आपको, या तो आर्टिकल 21 पे लिख लो, या 45 पे लिख लो, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 पे लिख लो, एक जगह कलेक्शन कर लो आप। और भैया
साथ में दो केस भी लिखो, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1, मोहिनी जैन वर्सेस महाराष्ट्र। कैसे? ये मैं बताऊंगा अभी, है नहीं, ये राइट टू एजुकेशन पे है बेसिकली। क्या पढ़ रहे हैं हम? राइट टू, एक हेडिंग बना लो, राइट टू एजुकेशन ऐसे करके। क्या है बेसिकली ये? राइट टू एजुकेशन पे, शिक्षा के अधिकार पे है। और ये क्या है? उनी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। ये कब का है? 1993 का है शायद, 1992 और 1993। ठीक है मैं, ईयर ठीक है? ठीक है। दोनों, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों केस में कि जो राइट टू एजुकेशन है, कौन सा? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है। और कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21 में है। अंतर क्या था? मोहनजन में कहा कि सबका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किनका है? सब व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार। लेकिन इसमें क्या कहा यूनिवर्सल में? कि सबका नहीं, सबका नहीं, बच्चों का है। सबका नहीं, वृद्धों का भी नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं उसमें बस, सारे बच्चों का नहीं। अंतर ये है, दोनों क्या है? सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, बहुत लीडिंग केस हैं। दोनों में क्या कहा? राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में है। अंतर क्या है? इसमें सभी को फंडामेंटल राइट दे दिया, और इसमें क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। बस इतना ही तो अंतर है। दोनों केस याद रखने हैं जब भी आप राइट टू एजुकेशन पढ़ो, तो इतने प्रोविजन आप पढ़ लो। एक चीज और लिख लो जरा, यहीं पे लिखो, पूछा जा सकता है। फ्री एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ऐसी करके कुछ होगा, ऐसे करके। पूरा नाम देख लेना नहीं आप, फ्री एंड कंपलसरी। पूरा नाम देख ही लो आप एक बार, पूरा नाम लिख लेते हैं। देखो साक्षी, एक बार गूगल करके लिख लो, आ जाता है कभी कभी। साक्षी मैंने लिखवा भी रखा होगा पहले तो। 1 मिनट वेट कर लो बस। लिखो हाँ। हाँ, राइट टू, राइट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब का है ये? 2009 का है ये। और लागू कब हुआ ये? लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। गुड, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन पे कमेंट लिखो, मेंस में कमेंट पूछ लिया आपसे, सारा लिख दो ना आप। ये भी राइट टू एजुकेशन है, बेसिकली इसे शुरुआत करो, दोनों केस लिख दो। ठीक है, फिर इसको लिख दो आप, और नोट करके ये भी लिख दो कि ये भी एजुकेशन संबंधित प्रावधान है। भाई जैसे आप पे राइट टू एजुकेशन से आपको कमेंट पूछा मेंस में, 5 नंबर का कमेंट है, करो कमेंट राइट टू एजुकेशन पर। क्या क्या लिखोगे आप? आर्टिकल 21 से शुरुआत करो, शुरुआत करके 21 से, है नहीं, और अमेंडमेंट लिखो पहले, दोनों केस लिखो, ये वाले साथ साथ, उसके बाद ये वाला एक्ट लिखो, और उसके बाद नोट करके ये वाली बात लिख दो। आपने 10 लाइन लिखी, 5 लाइन, जरूरी नहीं है कि आप एक पेज ही लिखो 5 नंबर में। अगर 5 लाइन में आपने ये सारी बातें लिखी, क्या बचा फिर? भाई जब 22 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि ये वाला एक्ट भी पूरा लिखोगे आप। ये पूछ रहा है कि बच्चे को जानकारी है नहीं है। अगर आपने 5 लाइन में भी लिखा, नंबर हाईएस्ट मिलेंगे, क्योंकि 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं सकते आप ठीक से तो।
जब आप एलएलएम में 5 क्वेश्चन लिखते हो, लास्ट वाला क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है कि यार आधा रह गया है, तो या राइटिंग खराब हो गई है नहीं, या फिर 2 बातें रह छूट गई कि 4 ही पेज का हुआ, 5 पेज होने चाहिए थे। तो 22 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन में तो अंतर है ना बहुत। तो क्या पूछ रहा है, 5 लाइन में लिख दो आप, इतनी बातें हो जाएगा यहीं पे। जब भी आप पढ़ो तो लिख लो, फिर आप देखो अंतर क्या है। ये क्या है, ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो बाउंडेशन है, ये तो फंडामेंटल राइट है। ये क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और ड्यूटी किन की है, ये ड्यूटी पेरेंट्स की है, और साथ में ड्यूटी किसकी है, गार्जियन की है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किनकी ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, और किसकी है, पेरेंट्स एंड गार्जियन की है। और क्या ड्यूटी है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा की देखभाल करें, कौन, गार्जियन। ड्यूटी है ये क्या है, ये तो फंडामेंटल राइट है। और ये क्या है, ये डायरेक्शन है। बच्चे कौन से हैं इसमें, 0 से 6 तक। 2002 से पहले कौन से बच्चे थे इसमें, 6 से 14। अब 2002 के बाद क्या हो गया, फंडामेंटल राइट बन गया। 6 से 14 वाले बच्चों का तो फंडामेंटल राइट हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या कर दिया अब, इसमें 0 से 6 तक कर दिए। ये है 45 कंप्लीट हुआ, बस इतनी याद रखना है 45 में। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, अब आप आर्टिकल नंबर 40 पे आओ आप। आर्टिकल नंबर 40, और 40 के साथ ही लिखो कुछ बातें यार फटाफट एकदम, बहुत तेजी से। आर्टिकल नंबर 40 पे आओ जरा, क्या है ये, हाँ पंचायतों से संबंधित है। अगर जो ये याद कर लेगा ना, प्री में ही आ रहा है बस कि पंचायत वाला है 40, उसका भी काम चल जाएगा। और पंचायत इसके साथ ही लिख लो आप, 73rd अमेंडमेंट कब का है ये, 73rd अमेंडमेंट 2 का 3, ठीक है, 1992 का है ये 73rd अमेंडमेंट। और भैया इसके साथ एक बात और भी लिख लो आप, कि 24 अप्रैल वाली बात, क्या 24 अप्रैल एक डेट है, ये क्या है यहाँ, ये पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट था कब लागू हुआ था, ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था। लिख लो यहीं पे, ये क्या है, 24 अप्रैल क्या है, पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल एक बहुत और इम्पोर्टेंट डेट है भारत संविधान में, क्या है, भारतीय संविधान के संबंध में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 24 अप्रैल, कौन सी है, हाँ केशवानंद भारतीय जजमेंट आया था 24 अप्रैल को भी याद रख लो आप, ठीक। बस इतना ही याद रखना, पंचायतों से संबंधित है। और ये वाला अमेंडमेंट भी, ये वाला अमेंडमेंट कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 9 है। पंचायतों से संबंधित जो डिटेल में प्रोविजन है कहाँ पर है, पार्ट नंबर 9 में है। और आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 ओ तक है, इतना। हाँ ये तो नया नया, मतलब नहीं, ये तो पुराने आर्टिकल है, हाँ ये तो पुराने आर्टिकल है। हाँ हाँ हाँ, पुराने शुरू कर दिए। आर्टिकल नंबर 41, 42 और 43। 41 से अभी एक मैंने कहा ना कि उत्तराखंड में एक क्वेश्चन आया आर्टिकल नंबर 41 से, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, जो निःशक्त व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, डिसेबल्ड पर्सन, है नहीं, था ना पहला, पहला क्वेश्चन। मैं मतलब मेरा जो सी था, मेरा तो जो बुकलेट थी, तो मेरा तो पहला ही क्वेश्चन था मेरी उसका। और पहला क्वेश्चन अगर रुका मैं तो फिर गड़बड़, फिर मैंने करा ही नहीं, मतलब जीएस। फिर मैंने लास्ट से करा पेपर, लास्ट वाले क्वेश्चन से गया, मतलब 100 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर पे गया। फिर मैंने लास्ट से और एंड तक करा, क्योंकि पहले क्वेश्चन पे अटक गया, कॉन्फिडेंस कम। और संविधान पे ऐसा लगता है ना बच्चों को हलवार, मतलब मैं तो समझता हूँ कि, और संविधान बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, आसान नहीं है, बड़ा है बहुत। तो फिर बाद में हालांकि ठीक हुआ, मैंने एलिमिनेट किया, एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 41, आओ जरा 41 पे देखो जरा। 43 पे पहले एक नई बात लिखो आप, एक ही शब्द में। कभी कभी पूछा था, मनरेगा का नाम सुना आपने, मनरेगा,
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट कब का है ये? मनरेगा 2006। पूछा था कि मनरेगा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, या मनरेगा किस आर्टिकल से संबंधित है? 43 से है, उस पर लिख लो बेरक पे ही। उसके बाद ये क्या है आर्टिकल नंबर 42? ये तो मैटरनिटी रिलीफ वाला है। कौन सा? मैटरनिटी रिलीफ। एक ही शब्द लिखो, मैटरनिटी रिलीफ, या फिर अंडरलाइन कर लो उसको। किससे संबंधित है ये? 42 किससे है? मैटरनिटी रिलीफ से है 42। और 41 डिसेबल्ड पर्सन भी कर सकते हो अब तो। अगर मार्जिनल नोट्स आपको याद नहीं रह रहा तो फिर क्या कर लो आप, डिसेबल्ड पर्सन से कर लो आप। मैंने एक क्रम भी बताया था वैसे याद करने का इनको। एक बात और, आपने एक शब्द सुना होगा, काम का अधिकार, राइट टू वर्क। काम का अधिकार, राइट टू वर्क। ये पूछा जाता है कि ये फंडामेंटल राइट है नहीं है? राइट टू वर्क इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट? तो फंडामेंटल राइट तो है नहीं। अब इतनी सामर्थ्य है नहीं स्टेट की जो राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट बना सके। इतने लोग बेरोजगार ना होते अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो कोर्ट में जाकर एनफोर्स कराते कि वर्क नहीं दे रहा है स्टेट, तो राइट फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं। कौन सा आर्टिकल है ये? 41 है। डीपीएस भी है, प्रयास करेगा। अब भैया वर्क किसको दिया जाएगा? बेसिकली पहले तो उन लोगों को दिया जाएगा डिसेबल पर्सन है, तो डिसेबल पर्सन पहले तो याद रखना ये क्या है, राइट टू वर्क वाला आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 41। दूसरी बात, डिसेबल्ड पर्सन वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 41 क्या है? राइट टू वर्क वाला आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन क्या है? डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में राइट टू वर्क? 41 में है। अब यह डिसेबल्ड पर्सन के संबंध में प्रावधान करता, हो सके रिपीट हो जाए ये उत्तराखंड वाला क्वेश्चन। डिसेबल्ड अभी एक निःशक्त व्यक्तियों पे एक्ट भी आया ना नया, डिसेबल्ड पर्सन। आप पढ़ोगे अगर यूपी जे का एग्जाम दोगे, कब का है? हाँ गुड, 2016 में डिसेबल पर्सन पे एक्ट भी आया है एक नया पूरा। 2016 का ये 17 या 16 का ये पक्का। ये पढ़ना पड़ेगा आपको कब? जब यूपी से जे का एग्जाम दोगे। उसके बाद 42 क्या है? 42 मैटरनिटी लीव, एक ही शब्द में याद रखना है आपको बस। 44 पे आओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। बार 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 आर्टिकल का नाम ही पूछा जाता है। कुछ केस के नाम लिखो फटाक से, बहुत तेज मैं बोलूंगा, आप लिखो। आर्टिकल नंबर 44 पे लिखो आप। नंबर 1, साहबानो बेगम, साहबानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साहबानो बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, दो केस है वैसे ये साहबानो बेगम का, लेकिन दूसरा वाला लिखो आप। हाँ, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। आर्टिकल नंबर 44 पे कुछ केस लिखो। नंबर 1 क्या है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। कब का है ये? 1985 सुप्रीम कोर्ट। ये दूसरा केस लिखो, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ 1995। लिख लिख लो यार, एक इसी इसी केस में देखो। इस केस में यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ छोटा सा यानी, और लिखो कि सीआरपीसी 125 से संबंधित है। और क्या कहा कि सीआरपीसी 125 क्या है? एक सेक्युलर सेक्शन है। क्या है? एक सेक्युलर सेक्शन है, एक पंथ निरपेक्ष धारा है। सीआरपीसी 125 क्या है? एक पंथ निरपेक्ष धारा है। इसका मतलब सबको मिलेगा उसका लाभ। उसके बाद लिखो यार, दूसरा कौन सा लिखा आपने? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 लिखो यार। दूसरे वाले केस में, सरला मुदगल वाले में थोड़ा सा पॉइंट लगाओ, सरला मुदगल।
पॉइंट लगाओ और लिखो कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डायरेक्शन दिया, किसको डायरेक्शन, स्टेट को डायरेक्शन क्या करने का, यूसीसी बनाने का डायरेक्शन। तीसरा केस लिखो, नूरसबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, नूरसबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, नूरसबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, नूर शबा खातून का केस है ये, वर्सेस मोहम्मद कासिम। कब का है ये, 1997 का है। एक केस और लिख लो आप, डैनियल लतीफी वर्सेस भारत संघ, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 4, डैनियल लतीफी का केस है ये, वर्सेस भारत संघ। कब का है ये, 2002 का ही है ना, 2002 का है। और साथ में ये भी लिख लो आप कि उत्तराखंड में नया एक्ट आया अभी, उससे नेट में पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एकमात्र ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट, पहला स्टेट स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे क्या किया है, यूसीसी को अधिनियम संहिता बना करके लागू किया है, पहला स्टेट है। वैसे अगर फर्स्ट स्टेट कौन सा है, गोवा है, लेकिन भैया इसमें तो गोवा में तो बहुत बहुत शुरुआत से ही, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, स्वतंत्रता से पहले भी क्या था, यूसीसी था यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, सबके लिए सिविल लॉ कैसे थे, यूनिफॉर्म थे। उसके बाद दूसरा कौन सा हुआ है, उत्तराखंड। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए आपसे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि कौन से स्टेट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने यहाँ पे यूसीसी लागू की है, सबसे पहले कब की है, उत्तराखंड ने की है, संहिता बना करके। आर्टिकल नंबर 46 पे आओ जरा, ये कौन सा है, एससी और एसटी वाला है, बस। बेसिकली क्या है ये, वीकर सेक्शन वाला सेक्शन है ये, क्या, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और वीकर सेक्शन में सबसे पहले कौन लिखे हैं इन्होंने, एससी एसटी। तो डीपीएसपी का एससी एसटी वाला आर्टिकल कौन सा है, 46 है। फोर्टी सेवन, न्यूट्रिशन, एक शब्द याद रखो, क्या, पक्का न्यूट्रिशन वाला ही है, पोषाहार, एक शब्द में भी याद कर लोगे ना, याद रह जाएगा कि न्यूट्रिशन वाला कोई आर्टिकल है। आ रहा न्यूट्रिशन शब्द इसमें शुरुआत में ही, ऐसे भी याद रख लोगे, या फिर अगर अंदर से याद रखना है तो फिर ये याद रख लो कि ड्रग्स वगैरह वाला है ये। फोर्टी एट पाओ जरा, देखो इसमें तो गाय भी शब्द आया, गाय, बछड़े, बाबा वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, डायरेक्शन है, संविधान से डायरेक्शन है, ठीक है, स्पेशल लिखा हुआ है, गाय बछड़े, तो बाबा वैसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, ऐसी ये धार्मिक पहलू ही नहीं है उसका, मतलब धार्मिक पहलू एक बड़ा पहलू है हमारा, लेकिन भैया अगर आप संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, आप बिल्कुल धार्मिक पहलू से मत देखो आप, बहुत ही निष्पक्ष पहलू से देखो आप, सबके लिए डायरेक्शन है संविधान में, अरे अमेंडमेंट से नहीं आया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। तो सम्मान संविधान बनते समय भी गायों के प्रति इतना ही था जितना आज है, तो बाबा की प्रोटेक्ट ना करें।
क्या दिक्कत है? तो ऐसे याद रखो, ये क्या है, बेसिकली कृषि, बेसिकली एग्रीकल्चर वाला है ये, ऐसे याद रख लोगे ज्यादा बेटर है। लेकिन हो सकता है डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए क्योंकि बहुत चल रहा है गाय बछड़े वाला कि कौन सा आर्टिकल अगर अंदर से पूछेगा तो 48 है, वरना तो भैया एग्रीकल्चर वाला आर्टिकल है। 48 क्या है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन, बस कृषि और पशुपालन, ये 48। ये कौन सा है? बेसिकली कृषि का संबंध किससे है? एनवायरमेंट से ही है सीधा लगभग। तो इस साइड जो नया आर्टिकल आया 48A, तो वो तो एनवायरमेंट वाला ही होगा, वो तो आपने पढ़ लिया। को डाउट? 49 पे आओ जरा, कौन सा आर्टिकल है? 49। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, कौन सा? 7th अमेंडमेंट हुआ है इसमें, पहला अमेंडमेंट इस पार्ट में यही हुआ, 7th अमेंडमेंट। अरे कौन सा है? ये तो हमारे जो प्राचीन पुरातत्व स्थल हैं, प्राचीन संस्मारक हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी डायरेक्शन है, कर्तव्य है किसका? स्टेट का। एक्ट बनाए हुए नहीं बनाए हुए? फोर्टी एट क्या है ये जो नेशनल इंपोर्टेंस के प्लेसेस हैं, या तो नेशनल इंपोर्टेंस के क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी है। 48 में बस एक ही शब्द याद रख लो, पुरातत्व स्थल संबंधित है, पुरातत्व स्थल जो पुराने। उसके बाद 50 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, 50 को नहीं छोड़ना आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेंस में भी काम आता है। कहाँ काम आता है मेंस में, बताया कोई बच्चा? कौन सा क्वेश्चन लिखते समय काम आता है ये आर्टिकल 50? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 50। हाँ, जब आप इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे लिखोगे, स्वतंत्र न्यायपालिका पे क्वेश्चन आता है मेंस का, तो उसमें लिखते हैं, ये लिखा होगा आपने एलएलएम में, स्वतंत्र न्यायपालिका पे, तो आर्टिकल 50 को जोड़ करके लिखते हैं, तो ये तो याद होना चाहिए बहुत ठीक से। ये क्या है बेसिकली, राज्य प्रयास करेगा, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब कार्यपालिका है, उसको जुडिशरी से पृथक करने का, सेपरेट करने का प्रयास करेगा। राज्य कैसा प्रयास करेगा? एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से क्या रखा जाए? सेपरेट रखा जाए, लेकिन सब मामलों में नहीं, लेकिन सब मामलों में नहीं, ओनली किन में? ओनली पब्लिक सर्विसेज में, ओनली लोक सेवाओं में, याद रखना इस बात को, ओनली लोक सेवाओं में, ओनली लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में। पढ़कर देखो जरा, राज्य प्रयास करेगा कि एग्जीक्यूटिव को किससे, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जाए, पृथक रखा जाए, लेकिन किन मामलों में? ओनली पब्लिक सर्विसेज में। अगर ये आर्टिकल ना होता तो पीसीएस के साथ ही बनते हम भी जज। पीसीएस में बहुत सारी पोस्ट आती है ना एक साथ, एसडीएम की, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की, डीएसपी की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, आरटीओ की, आबकारी ऑफिसर्स की, ठीक है, और डिप्टी जेलर की, बहुत सारी पोस्ट होती है पीसीएस में जो रैंक के हिसाब से मिलती हैं आपको। लेकिन पीसीएस ये तो अलग से हो रहा है ना, कहीं से हो रहा है ये, क्योंकि लोक सेवाओं में, पब्लिक सर्विसेज में प्रयास करेगा कौन? स्टेट, सेपरेट करने का एग्जीक्यूटिव को किससे? जुडिशरी से। तो हो रहा नहीं हो रहा सेपरेट एग्जाम? प्रयास कर रहा है, यहीं से कर रहा है वो 50 से ही, ओनली लोक सेवाओं में, सब में नहीं, सब मामलों में नहीं, ओनली पब्लिक सर्विसेज में प्रयास करेगा कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या रखा जाए? सेपरेट। ये वाली बात याद रखनी है, देखो ये लोक सेवाओं वाली पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार, सीधा लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 51, 51 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बेसिकली इसमें कितने क्लॉज हैं? 4 होंगे, देखो है नहीं, ए बी सी और
डी। ये तो भैया ये जो क्लॉज के हिसाब से याद रखना, क्लॉज के, ऐसा नहीं अंदर से पूछा जा रहा है। अब ऊपर से तो पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वाला है, लेकिन ऐसा काम चल रहा नहीं है अब। ये तो क्या है भैया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, ऐसे याद रखो एक शब्द में। अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम से संबंधित है, क्लॉज नंबर डी। और ये क्या है, ये तो इंटरनेशनल लॉ वाला है, सबने सुना ना इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ऐसे याद रख लो एक शब्द में, क्योंकि प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेंस में आना नहीं है। और मेंस में आएगा भी तो लिख दो ना आप, क्या दिक्कत है। अगर की पॉइंट आपको पता है तो पकड़ करके कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे किया जाए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के माध्यम से किया जाए। राज्य अपने यहाँ पे ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जितने विवाद आए आपके सामने उनको कैसे निपटाने का प्रयास करो, आर्बिट्रेशन के माध्यम से निपटाने का प्रयास करो आप। ये क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ है ऐसा प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है उसका पालन सुनिश्चित करो आप। जब आप अंतर्राष्ट्रीय को ट्रीटी किया आपने, तो उसके अपने देश में लॉ भी बनाओ कुछ ऐसे। बहुत सारी ट्रीटी के संबंध के एग्जीक्यूशन में लॉ बने हुए नहीं बने हुए, बहुत सारी ट्रीटी के एग्जीक्यूशन में लॉ बने हुए नहीं बने हुए, बताओ जरा एक का नाम। सारे एनवायरमेंटल लॉ जितने भी हैं, है नहीं, स्टॉकहोम से ही है वो सारे के सारे। पॉक्सो भी पढ़ोगे ना आप, जे एक्ट पढ़ोगे आप, वो भी एग्जीक्यूशन में ही है उसके अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन हैं। और ये क्या है भैया, और एक ये है और एक ये है, ये तो भैया इंटरनेशनल रिलेशन वाला है। देखो शब्द आया होगा, इंटरनेशनल फ्रेंडली रिलेशन। और ये कौन सा है, ये शांति सुरक्षा वाला है, बस शांति सुरक्षा, मामला खत्म। ऐसे याद रखने चारों। कितने कितने क्लॉज हैं, चार हैं। लास्ट वाला कौन सा है, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, और ये फ्रेंडली रिलेशन, और पहला वाला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ऐसे याद रखो चारों को आप। नहीं, लोक अदालत देश का विषय है, ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है, वो तो अपने देश का विषय है, अपने देश के जो मामले हैं, मतलब हर के आर्बिट्रेशन का ये एक तरीका है वो, मतलब ये कोर्ट से बाहर मामले निपटाने का एक तरीका है। जो आप 89 सीपीसी पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप, है नहीं, लेकिन वो देश के विषय हैं सब, देश के मामले आते हैं, ठीक है। ये कि मैंने इसलिए शब्द लगा दिया आपको इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद आप जरा आर्टिकल 39 पे आओ, आर्टिकल 39D, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल नंबर इसमें डी के साथ आपको एफ भी पढ़ना है, एफ। बस दो ही आर्टिकल 39 में आप डी और एफ ही पढ़ लो, बस काम चल जाएगा। एफ तो बच्चों वाला ही है, जो नया इंसर्ट हुआ है किससे, 42nd अमेंडमेंट से। और भैया ये क्या है, ये डी ए है, समान कार्य के लिए समान वेतन। बिल्कुल नहीं भूलना, कुछ भी भूल जाना ऐसा नहीं भूलना इस आर्टिकल में। समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके साथ एक केस भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। कौन सा वाला है, रणधीर सिंह वर्सेस भारत संघ, यहीं पे लिखो आप। और कब का है ये, 1982 का है। इस केस में ये प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट है, ताकि पानी देना, कि समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट है। इस केस में ये प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा, बताओ मैं, हाँ कहा ना कहा। जब आर्टिकल 14 पढ़ोगे ना आप, उस पर पढ़ोगे इस केस को।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न आया कि समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन भैया क्या है ये, यस, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 39 डी, डी है ना, हाँ, में क्या है, इन दोनों में क्या है, ये संवैधानिक लक्ष्य है, संविधान का लक्ष्य है ये, जो प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, संवैधानिक लक्ष्य है ये, फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद 39 में दो ही क्लोज आप पढ़ लो, काम चल जाएगा, डी और एफ। डी क्या है, ये ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है भाई। बाकी एक आर्टिकल आपका बचा, कौन सा, आर्टिकल नंबर 38, इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ। 38 में कौन सा हुआ, मैंने पहले शुरुआत में बताया, 44th अमेंडमेंट हुआ है। पहले इसमें क्लॉज नहीं थे, अब इसमें दो क्लॉज होंगे, देखो जरा, है नहीं। और भैया इसमें जस्टिस की बात आई होगी, देखो जरा, पहले क्लॉज में आई है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, इसी क्रम में होगा ना, और इसी क्रम से आपको कहाँ भी मिलेगा, प्रियम्बल में भी, ऐसी याद रखो आप, प्रियम्बल से मिलता जुलता आर्टिकल है लगभग लगभग ये। दूसरे क्लॉज में भी प्रियम्बल वाली बात आई है कई सारी। एक तो मार्जिनल नोट्स याद रखो, और ये याद रखो कि आर्टिकल 38 पढ़ रहे हैं हम, तो भैया इसमें भी जस्टिस की बात आई है। जस्टिस कौन सा है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। लिखो यार एकदम तेजी से लिखो, है ना, थोड़ा कुछ स्टेटमेंट, पहले कुछ नाम लिखो आप। नंबर 1, आपने एक नाम सुना होगा, ये तो मैं लिखवा करके आ रहा हूँ अभी आपको, ग्रैनविल ऑस्टिन। नंबर 2, आपने एक नाम सुना होगा, V.N. राव, सुना नहीं सुना, पूछूंगा इनके बारे में अभी। नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। और नंबर 4, एक नाम है आपको जो याद करना है, केटी साहा। बस 4 याद रख लो, और फालतू अगर आप रखना चाहो तो एक और रख लो आप जरा, कहीं पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लेता फालतू क्वेश्चन। गजेंद्र गडकर, सुना है नाम आपने, मनीष कौन सा नाम ऐसा लग रहा है जो नहीं सुना आपने, ग्रैनविल ऑस्टिन, ये तो मैं अभी बता कर आ रहा हूँ। अच्छा गजेंद्र, हाँ ये तो लग सकता है थोड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना भैया क्या पढ़ रहे हैं हम, मैंने कहा ना शुरुआत में कुछ स्टेटमेंट कहे गए पार्ट 4 के संबंध में, कुछ विद्वानों ने कुछ स्टेटमेंट बोले पार्ट 4 के संबंध में, तो वही स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्या कहा, पार्ट 4 को इन्होंने संविधान की आत्मा, ठीक बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, साक्षी तुम्हारे पास पहला वाला नोट नहीं है क्या, मैंने जो लिखवाया था, अच्छा ठीक है, संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये। नंबर 2, B.N. राव कौन थे बताओ मैं जरा, एक जगह और नाम आता है ऐसी एक व्यक्ति का, B.N. राव, बहुत ही फेमस जगह, नहीं ऐसे इनका नाम एक जगह और आता है ऐसा, अगर आप मैंने दिमाग लगाओगे थोड़ा, संविधान में नहीं,
अलग आता है थोड़ा। हाँ कमेटी में भी आएगा इनका पक्का, ये तो डाउट है, संविधान से अलग भी आता है कहीं। बी एन राव के, बेनेगल रामाराव के नाम से, ये पता नहीं यही है उसको कोई और है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बी एन राव के नाम से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही होंगे पक्का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम सुना आपने? सुना है ना? कितने जस्टिस रहे भारत के इसमें अभी तक? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के कितने जस्टिस रहे हैं? पक्का? 5 लिखवाएं? 4। और पहले कौन थे? बी एन राव थे। पहले कौन थे? बी एन राव। एक तो ये बी एन राव संवैधानिक सभा के सलाहकार थे, पहली बात। बी एन राव के संबंध में 3 बात आपको याद रखनी है। कौन थे ये बी एन राव? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एडवाइजर थे ये, उसके सलाहकार थे, पहली बात। दूसरा, हमारे संविधान का इनिशियल ड्राफ्ट, कैसा इनिशियल ड्राफ्ट, इन्होंने तैयार किया था। बहुत विद्वान आदमी थे, सबसे ज्यादा विद्वान आदमी यही थे उस समय कानून के देश में। या फिर कोई छुपा हुआ आदमी होगा, ये कहना भी मतलब, छुपे हुए आदमी रहते हैं ना बहुत, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लोगों को अपना जो क्षमताएं थी दिखाने का इतना मौका कहाँ था, लेकिन जानकारी में यही थे बी एन राव भी, इनसे बड़ा विद्वान था नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति का जो कोई सलाहकार होगा तो उस व्यक्ति से ज्यादा जानकार होगा, इसका सलाहकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार हैं ये, तो इसका मतलब संविधान सभा में इनसे ज्यादा जानकार व्यक्ति कोई था नहीं। और इनिशियल ड्राफ्ट किसने बनाया? इन्होंने बनाया। काम क्या दिया गया फिर इनको बाद में? इनका काम ये था बेसिकली, जब पढ़ोगे आप थोड़ी डिटेल में संविधान को, इनका काम ये था कि भाई आप जाओ प्रत्येक देश में, जो भी उस समय जिन जिन देश का जो संविधान था वो अच्छा वर्क कर रहा था, आप देखो, उस संविधान को पढ़ो और उस संविधान की वर्किंग एफिशिएंसी देखो, और उसमें ये देखो कि उस संविधान में कौन सा प्रोविजन प्रैक्टिकली सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, ऐसा कोई प्रावधान करेंगे हम। तो ये प्रत्येक देश में गए बी एन राव, और वहाँ का संविधान पढ़ा, पढ़ा हुआ तो पहले ही होगा इनका, इतने विद्वान थे शायद ये, और वहाँ पे देखा जा करके इन्होंने कि क्या कौन सा प्रोविजन इस संविधान का यहाँ पे सही वर्क कर रहा है। फंडामेंटल राइट कहाँ से इंस्पायर है हम? अमेरिका से, वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, इसीलिए इंस्पायर हुए हम। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली हमने? कनाडा से, अमेरिका से नहीं ली। अमेरिका तो बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे भी फेडरल सिस्टम है, और कहाँ पे? यहाँ पे भी फेडरल सिस्टम है। कहाँ पे? कनाडा में। कहाँ से इंस्पायर हुए हम? कनाडा से, क्योंकि लगा कि यहाँ पे इसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है। किसने बताया? बी एन राव ने। पहली बात, ये संविधान सभा के सलाहकार थे। तीसरी बात, इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था। चौथी बात, क्या थे ये? आईसीजे के पहले जस्टिस थे हमारे यहाँ से। ठीक है। और भैया एक और इनका स्टेटमेंट भी है, किस पर? डीपीएसपी पर। मोरल प्रिसेप्ट्स कहा इन्होंने, क्या कहा? मोरल प्रिसेप्ट्स। बी एन राव ने डीपीएसपी को क्या कहा? मोरल, पूरा स्टेटमेंट है लेकिन ये शब्द याद रख लो आप, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। मोरल प्रिसेप्ट्स, नैतिक आदेश, इंग्लिश में याद रखना, लेकिन हिंदी में कुछ और ट्रांसलेशन मिल सकता है वहां पे। नैतिक आदेश ऐसे करके, किसने? बी एन राव ने। और केटी साहा ने बैंक चेक, लिखो जरा, क्या कहा? बैंक चेक पेबल एट कॉन्वेनियंस, बैंक चेक पेबल एट कॉन्वेनियंस, ऐसा बैंक का ऐसा चेक, इन्होंने क्या कहा? ऐसा बैंक चेक जो सुविधानुसार भुगतान योग्य है। बहुत आता है एक स्टेटमेंट, भुगतान योग्य है ये।
लिखो जरा, अंबेडकर जी का लिख लो आप। क्या कहा अंबेडकर जी ने? यूनिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं। यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं। पता, इनके संबंध में एक बात और आप लिखो जरा, इन्होंने क्या कहा है इनको? सामाजिक क्रांति के दस्तावेज, द डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, द डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है इनको। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है, इतने स्टेटमेंट। लेकिन इनमें से आता है वो कुछ ना कुछ, ज्यादा किसका आता है? ग्रैनविल ऑस्टिन का आता है। या तो पूछ लेगा सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसने कहा? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। या फिर ये मोरल प्रिसेप्ट किसने कहा? यूनिक फीचर किसने कहा? और ये केटी साहब। लिख लो आप, लिखना चाहो तो, वैसे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ऐसे कर सकते हैं, या तो कैसे कैसे करते हैं, जैसे ये चार स्टेटमेंट आपको याद है ऊपर वाले, जैसे एग्जाम एलिमिनेशन मेथड, चार आपको स्टेटमेंट याद है अच्छे से कि ये चारों इन्होंने कहा है। उसके बाद कोई नया स्टेटमेंट आया और आपको ये तो पता है कि गजेंद्र गडकरी ने भी कुछ बोला है, थोड़ा बहुत तो बोला है। ठीक है, तो आपको ये अपने आप में कॉन्फिडेंस रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि इन चारों का नहीं है तो इनका होगा, इनका ही होगा। प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा है, किसी का भी हो सकता है वैसे तो, प्रोबेबिलिटी किनकी ज्यादा है? इनकी ज्यादा है। ऐसे करके। कौन है गजेंद्र गडकरी? इनका स्टेटमेंट देखना है गूगल पे जाकर के, आप खुद, आप अपना काम मान लो।